हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस बड़े ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में जो कि बेस्ड है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर। बच्चों, ये जो चैप्टर है वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लेंथी नहीं है। हालांकि बच्चों को ये बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज ये मुश्किल आपको नहीं लगेगा बिकॉज मैं पढ़ाने वाला हूं और आपको सिर्फ ये थोड़े से मिनट, गिने चुने मिनट, 6 नंबर कम से कम 6 मार्क्स बच्चों आपको पेपर में दिलाने वाले हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। और साथ में आपको 2 से 3 क्वेश्चन नीट के पक्के मिलने वाले हैं। और चाहे कोई भी एंट्रेंस दे देना भाई, 2 से 3 क्वेश्चन सीयूईटी नीट कोई भी एग्जाम में आने वाले हैं। साथ में 6-7 नंबर सीबीएसई के थोड़े से मिनट, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस भी आपको बताता चलूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी मेडिकल एग्जाम्स बहुत सारे आने वाले हैं, उनकी डिटेल्स भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लो और रिंग का बेल का बटन भी दबा लो। तो चलिए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चों, पता है हमारा देश जो है ना वो एग्रीकल्चर कंट्री है, और एग्रीकल्चर कंट्री तो है ही है साथ में, बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है। बहुत ज्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन है। जब हमारे देश को आजादी मिली तो इस आजादी का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया और हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज हुआ। अब पॉपुलेशन तो राइज हो रहा था, लेकिन जमीन तो लिमिटेड थी ना। तो जमीन पे मतलब हमें फूड प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाना था, क्योंकि पॉपुलेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी जो फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकती थी। तो इसका सॉल्यूशन भी निकला। 1960 के अराउंड हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। काफी बच्चों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, काफी ने क्या, ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का सही मतलब आज आपको इस लेक्चर में समझ आएगा। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं 3 मेथड्स, 3 ऐसे मेथड जो कि इंक्रीज कर सकते थे किस चीज को, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे। बच्चों, हम अगर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते थे तो हम एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब फर्टिलाइजर, केमिकल्स, इन सब का यूज करके भी हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यस, जो कि हमने बहुत अच्छी इंप्रूव्ड वैरायटी बनाई थी, उनका इस्तेमाल करके भी हम फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। बढ़ाना तो पड़ेगा ही बिकॉज पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी। तो बच्चों, हमारे जो डेवलपिंग कंट्री है, लाइक इंडिया जैसा कंट्री है, और कंट्रीज हैं जो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, अभी डेवलपिंग स्टेट में है, तो उनमें बच्चों 2 मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें मेन प्रॉब्लम्स क्या थी बच्चों, जो एग्रोकेमिकल्स थे जिसकी हेल्प से हम फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो नॉर्मल हमारे फार्मर्स इतनी कॉस्ट को अफेक्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, और साथ में वो बच्चों पोल्यूशन को भी कॉज करते हैं एग्रोकेमिकल्स, तो इसलिए वो हम यूज नहीं कर सकते थे। और कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो बच्चों जो नॉर्मली हम मेथड्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो भी यील्ड को इंप्रूव नहीं कर सकती थी। तो बच्चों, सॉल्यूशन क्या रह गया, सॉल्यूशन आज हमारी बायोटेक्नोलॉजी है। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने ऐसी वैरायटी बनाई है, हमने प्लांट की वैरायटी ऐसी बना ली जिनका फूड प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जिनको उगाना था, क्रॉप प्रोडक्शन अपने आप बहुत बढ़ गया, और उसी का रिजल्ट निकला था बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन। बच्चों, आपको पता है 1960 से 2000 के बीच लगभग सभी क्रॉप प्रोडक्शन ट्रिपल हो गए थे। यही थी बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन। आज ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब समझ आया भाई। ये जो ईयर्स थे, यहाँ पे बच्चों फूड प्रोडक्शन में एक रैपिड बाउंस देखा गया था। यही बच्चों क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये पॉसिबल हो पाया था बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी यूज करने से, और अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज करने से, कि हमने मैन्योर यूज किए, फर्टिलाइजर यूज किए, जबकि उसमें बायोटेक का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि बायोटेक की हेल्प से बच्चों हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पाए। तो बच्चों, आइए जानते हैं चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की यूजेस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की तो बात करनी बनती है ना, हमारा देश
एक एग्रीकल्चर कंट्री है, 62% एम्प्लॉयमेंट हमारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो बायोटेक का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, आइए शुरुआत करते हैं। यहां से सही मायने में ये चैप्टर शुरू होगा। तो बच्चों बायोटेक की हेल्प से हमने क्रिएट किए हैं जीएमओ। जीएमओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता लग रहा है वो ऑर्गेनिज्म बच्चों जिसका हमने जीन को कोई मॉडिफाई किया है, जीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, जीन मैनिपुलेट किए गए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। चाहे वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। तो बच्चों आर द ऑर्गेनिज्म हु जीन्स आर मैनिपुलेटेड, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो प्लांट्स बनाए जेनेटिकली मॉडिफाइड, एग्रीकल्चर में तो प्लांट्स की बात करेंगे ना, उनके बेनिफिट्स क्या थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या मैं यूं कहूं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, उनका फायदा क्या था। नॉर्मल प्लांट है और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, उनमें क्या फर्क है, फर्क बहुत सारा है बच्चों। वो मॉडिफाई किया है तो कुछ तो बेटर होगा ही। उसका बेटर क्या होगा बच्चों, दे आर हैविंग मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू। सबसे बड़ी बात बच्चों, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थी दे वर मोर न्यूट्रिशनल, उनकी जो क्रॉप थी वो ज्यादा न्यूट्रिटिव थी। फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, आज का इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन राइस। बच्चों जैसे हमने बायोटेक की हेल्प से गोल्डन राइस प्रोड्यूस किया है जिसमें विटामिन ए का अमाउंट काफी ज्यादा है। बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड का जो क्रॉप्स है उनका लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम था, मतलब वो वेस्ट उसमें से चीजें काफी कम निकलती। बच्चों दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, उनके ऊपर हीट, वाटर, इन सब चीजों का बच्चों इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना एक नॉर्मल प्लांट पे होता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आर मोर टॉलरेंट यस अगेंस्ट इंसेक्ट एज वेल। बच्चों उनके ऊपर जो पेस्ट अटैक था इससे भी उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता था जितना एक नॉर्मल प्लांट पे आता है। तो भाई और चाहिए क्या, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है वो हर मायने में तो बेटर है। दे आर मोर टॉलरेंट अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट, उनसे वो ज्यादा रक्षा कर सकते हैं। वो बच्चों एबायोटिक स्ट्रेस, वाटर, एसिड, इन सब के अटैक से भी वो ज्यादा सक्षम है। बच्चों उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उनकी क्वालिटी ज्यादा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है। तो बच्चों ये तो बातें उनको हमारे से नॉर्मल प्लांट्स को बेटर बनाती हैं एज कंपेयर टू ट्रांसजेनिक प्लांट आर बेटर इन एवरी सेंस। तो आइए कुछ बड़े अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। दो टॉपिक है बच्चों एग्रीकल्चर में मेन, बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस। भाई कोई भी साल का एग्जाम देख लो यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक चैप्टर का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। अपकमिंग जो 4 टॉपिक्स हैं मैं गारंटी दे सकता हूं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। सही मायने में चैप्टर यहीं से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बीटी कॉटन। तो बच्चों बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन बच्चों एक कहीं ना कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसकी खास बात क्या है, ये प्लांट बच्चों इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। क्या, हाँ सही सुन रहे हो बच्चों, ये जो प्लांट है ना ये खुद ही इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है, ये खुद अपने इंसेक्ट से रक्षा कर सकता है खुद की। एक्चुअली टॉपिक को समझने से पहले ना आपको प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए। बच्चों जो कॉटन प्लांट होते हैं ना नॉर्मली उनको ना कीड़े लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े उनको खा जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसका तोड़ क्या निकाला, आइए ध्यान से सुनते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा बच्चों एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिनजाइनेसिस। क्या नाम है बैक्टीरिया का, बैसिलस थ्यूरिनजाइनेसिस। उस बैक्टीरिया की बच्चों खास बात क्या है, उस बैक्टीरिया के अंदर बच्चों एक जीन मिलता है बी टी और क्राई जीन। जैसा नाम है वैसा ही काम है। क्राई का मतलब क्या होता है, रोना। बच्चों ये जो जीन है ये किसी को भी रुला सकता है, रुलाना वो वाला नहीं, उए वाला नहीं। ये कैसे रुला सकता है बच्चों, ये जो जीन है ये प्रोड्यूस करता है एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। बच्चों ये एक प्रोटीन बनाता है जो इंसेक्ट्स को मार सकता है। हालांकि वो जो प्रोटीन होता है बच्चों वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है हमेशा। किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव। वो एक्टिव तभी होगा
जब उसको एल्केलाइन पीएच मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्केलाइन पीएच। बस ये बात समझ ली ना तो पूरा टॉपिक्स क्लियर हो गया। दोबारा, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजाइनेसिस, उसकी बॉडी के अंदर एक जीन पाया जाता है बीटी या फिर आप कहें क्राई जीन, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? एक इनएक्टिव टॉक्सिन। और जब एक्टिव कब होता है? जब उसको एल्केलाइन पीएच मिलता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों? इसी जीन को, बीटी जीन को बच्चों कॉटन प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। यस, यही जीन को बच्चों, बीटी जीन को कॉटन प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया और ये बन गया आपका बीटी कॉटन। अब ये जीन इसके अंदर बच्चों क्या प्रोड्यूस करेगा? प्लांट के अंदर इनएक्टिव टॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करेगा? इनएक्टिव टॉक्सिन। अब बच्चों जैसे ही कोई इंसेक्ट प्लांट पे बाइट करेगा, अब बच्चों इंसेक्ट का जो सलाइवा होता है उसका पीएच होता है एल्केलाइन। बच्चों जैसे ही उसने ये बाइट किया, ये इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा और ये टॉक्सिन बच्चों जाएगा। और बच्चों जो इंसेक्ट है, एक्टिव टॉक्सिन इंसेक्ट की मिडगट सेल्स के साथ, मिडगट एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करके उनमें होल कर देगा और होल करने से बच्चों सेल स्वेलिंग आ जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी और अल्टीमेटली बच्चों इंसेक्ट का भी राम नाम सत्य हो जाएगा। इंसेक्ट आएगा तो हुआ करता कि मैं खा जाऊंगा प्लांट को, लेकिन वो वापस नहीं जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से बीटी कॉटन प्लांट खुद एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है बिकॉज ऑफ दैट बीटी जीन, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है बीटी कॉटन। बच्चों बीटी कॉटन में दो तरह के जीन्स पर्टिकुलर दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में अलग से पूछा जाता है। बच्चों दो तरह के कीड़े होते हैं, एक तो होता है बच्चों कॉटन बोलवॉर्म और एक होता है कोरन बोरर। तो अगर आपके खेत में कॉटन बोलवॉर्म्स आपको परेशान कर रहा है तो आप क्राई में बच्चों क्राई 1AC एंड क्राई 2AB जीन का यूज करेंगे, और अगर आपके खेत में कोरन बोरर की दिक्कत है तो आप क्राई 1AB का यूज करेंगे। यहीं से बच्चों क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा भाई कोरन बोरर को कौन सा जीन कंट्रोल करता है? चार ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पे आंसर क्या है? क्राई 1AB, ऑप्शन बी दे देंगे क्राई 2AB, ऑप्शन सी दे देंगे क्राई 1AC, फोर्थ दे देंगे क्राई 2AC। अभी तो दिख रहा है लेकिन ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? बीटी कॉटन से बैक्टीरिया का नाम याद रखना है जिससे बीटी जीन मिलता है, कैसे मारता है वो, कैसे कॉटन प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया, और ये कौन से जीन हैं जो कॉटन बोलवॉर्म को किल करते हैं, और कौन सा जीन है जो कोरन बोरर को किल करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, आरएनए इंटरफेरेंस। बच्चों ये जो पहले दो टॉपिक है बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस, इससे मान के चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने ही मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आरएनए इंटरफेरेंस। बच्चों मैंने पहले भी कहा है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले प्रॉब्लम का अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले इसकी प्रॉब्लम समझते हैं। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या थी? एक निमाटोड था। अब निमाटोड क्या होता है? एक निमाटोड है बच्चों, निमाटोड होता है, आप इसको ये समझ सकते हैं, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट। बच्चों एक वॉर्म है, वॉर्म समझते हो? जैसे राउंड वॉर्म नहीं होते, राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, तो बच्चों ये इसी तरह का एक वॉर्म है जिसको हम निमाटोड बोलते हैं, और निमाटोड का नाम है बच्चों मेलेडोगाइन इनकोगनीशिया। ये इंपॉर्टेंट है, निमाटोड का नाम क्या है? मेलेडोगाइन इनकोगनीशिया। बच्चों इसकी खास बात क्या है इस निमाटोड की? ये बच्चों टोबैको की रूट्स को इन्फेक्ट करता है। इट इन्फेक्ट रूट ऑफ टोबैको प्लांट। बच्चों हर साल टोबैको का जो क्रॉप प्रोडक्शन है बच्चों, क्या टोबैको का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है बच्चों, हाईली रिड्यूस हो रहा है, वो काफी कम होता है। हर साल बच्चों टोबैको की फसल बर्बाद हो जाती है, सिर्फ किसकी वजह से? इस निमाटोड की वजह से। तो साइंटिस्ट जब डेप्थ में गए तो उन्होंने देखा इस निमाटोड के पास एक जीन है बच्चों, क्या है? एक जीन। वो जीन क्या करता है बच्चों? एमआरएनए बनाता है, आरएनए से बच्चों प्रोटीन बनता है, और यही प्रोटीन बच्चों क्या करता है? टोबैको की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए टोबैको का क्रॉप प्रोडक्शन कम हो रहा था। अब साइंटिस्ट भाई
टोबैको में हमारा देश का अच्छा नाम आता है प्रोडक्शन में, तो इकोनॉमिक तो लॉस हो ही रहा था। तो साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाला बच्चों, सॉल्यूशन का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। पहले प्रॉब्लम समझ आ गई? प्रॉब्लम बताओ भाई। एक नीमाटोड है, क्या एक नीमाटोड है, मेलेडोगाइन इनकोग्निशिया, वो क्या करता है? वो इन्फेक्ट करता है कौन से पार्ट को? प्लांट के रूट्स को। और कौन से प्लांट के? टोबैको प्लांट के बच्चों, जिसकी वजह से हर साल टोबैको का क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो इसको बच्चों हम बचा सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक। टेक्निक का नाम है बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी। क्या होता है? दखल अंदाजी। इंटरफेयर मत कर। इंटरफेयर का मतलब और ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। इंटरफेयर का मतलब होता है भाई, कईयों की आदत नहीं होती टांग अड़ाने की, बीच में आ जाते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो बच्चों हम क्या करेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, मैं पहले सिंपली समझाता हूं, फिर आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूं। बच्चों साइंटिस्ट ने देखा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो नीमाटोड है इसका जीन है, जीन आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन इन्फेक्ट करता है टोबैको को। ठीक है, तो साइंटिस्ट के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम ये प्रोटीन बनने ही ना दे, प्रोटीन बनने ही ना दे। तो भाई इसको बनने से कैसे रोकेंगे? ये जो आरएनए है नीमाटोड का, इस आरएनए को क्यों ना हम साइलेंट कर दें, क्यों ना हम साइलेंट कर दें। ओके, तो इसको साइलेंट अगर हम कर देंगे तो उसको साइलेंट करके हम बच्चों इससे बच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों इस टेक्निक में? एमआरएनए को नीमाटोड के साइलेंट कर देंगे बच्चों, और जब ये साइलेंट हो जाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो इंफेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों यही टेक्निक है। देखिए बच्चों सभी यूकैरियोट्स में ये एक तरीका है बचने का, डिफेंस का। तो देखिए इट इज द साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए ऑफ निमाटोड। निमाटोड के एमआरएनए को साइलेंट करना बाय कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हम बच्चों प्लांट के अंदर ऑलरेडी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस कर देंगे। इसी जीन को लेंगे प्लांट के अंदर, इस जीन की हेल्प से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्रिएट कर देंगे, सेंस आरएनए भी, नॉन सेंस आरएनए भी। जो क्या करेगा? जो नीमाटोड का आरएनए है, सपोज करो ये नीमाटोड का आरएनए है, इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो बच्चों नीमाटोड टोबैको की रूट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम बच सकते हैं निमाटोड के इन्फेक्शन थे। तो बच्चों ये थे आपके एग्रीकल्चर के मेन दो प्रोडक्ट, कौन से? जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं बच्चों बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्री मेडिसिन। एग्रीकल्चर तो हो गया, अब मेडिसिन की बात करते हैं। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा अब तक हम 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोड्यूस कर चुके हैं बच्चों। पूरे वर्ल्ड में हम 30 से ज्यादा मेडिसिन, 30 से ज्यादा थेरापेटिक्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसमें से 12 इंडिया की मार्केट में भी अवेलेबल हैं। यस, 12 इंडिया की मार्केट में अवेलेबल है, और उसी का एग्जांपल है, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई पहले प्रॉब्लम क्या थी? आप सबने देखा होगा बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट है इंडिया में, मीठा खाने के, स्वीट डिशेस के बहुत शौकीन लोग रहते हैं। तो भाई यहाँ पे मीठा बहुत खाते हैं, और उसका एक बड़ा कंसिक्वेंस निकलता है कि लोगों को डायबिटीज हो जाता है। तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट है, और उन सबको आपने इंसुलिन के इंजेक्शन लेते देखा होगा पेट में, टाइम टू टाइम वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहते हैं। तो भाई हुआ क्या? पहले के टाइम में, थोड़ा सा टाइम पीछे चलते हैं, तो बच्चों जो इंसुलिन के वो जो इंजेक्शन लेते थे, वो इंसुलिन पता है कहां से आता था? जो वेस्ट एनिमल्स हैं बच्चों, जो स्लॉटर्ड एनिमल्स हैं, उनके पैनक्रियास से वो इंसुलिन निकाला जाता था। अब गलत तो था ही, गलत ये नहीं था कि बच्चों उन एनिमल्स को हार्म हो रहा था। बच्चों वो जो इंसुलिन निकाला जाता था
उससे ह्यूमंस को एलर्जी हो जाती थी, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती थी, जिस वजह से बच्चों इसका ऑल्टरनेट निकालने की बारी आई और इसका जिम्मा उठाया बायोटेक्नोलॉजी ने। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने सिंथेसाइज की जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहले क्या होता था बच्चों, पहले पेनक्रियास कहां से निकाला था, स्लॉटर्ड एनिमल्स, वेस्ट कैटल से, पिग्स वगैरह से, जिससे एलर्जी और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती थी। तो बच्चों हुआ क्या, बच्चों 1983 में एली लिली नामक कंपनी आती है, अमेरिका की कंपनी थी भाई एली लिली कंपनी, उसने सबसे पहले 1983 में जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई थी। बच्चों अब बनाने से पहले ये पता किया उसने कि इंसुलिन है क्या। बच्चों सबसे पहले आपको इंसुलिन बताते हैं है क्या। तो बच्चों जो इंसुलिन है बेसिकली ये एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है जो कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, पॉलीपेप्टाइड ए चेन और पॉलीपेप्टाइड बी चेन। दो चेन से बना होता है बच्चों इंसुलिन, और दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होती हैं। यस, इंसुलिन की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने देखा वो दो चेन से बनी है, चेन ए एंड चेन बी। हालांकि ह्यूमन बॉडी में बच्चों ये जो इंसुलिन है ये प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनती है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। बच्चों अगर हम प्रो इंसुलिन को देखें तो उसमें आप क्या पाएंगे, उसमें बच्चों आप एक एक्स्ट्रा चेन पाएंगे। यस, देखिए उसमें आप क्या देखेंगे बच्चों, आपको ए चेन तो मिलेगी, बी चेन भी मिलेगी, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा सी चेन मिलेगी जो कि बच्चों इंसुलिन को इनएक्टिव रखती है। यस, प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में कई बार डिफरेंस आ जाता है बच्चों। हमारी बॉडी में इंसुलिन एज अ प्रो इंसुलिन बनता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। सी चेन बच्चों इस इंसुलिन को नॉन फंक्शनल बनाती है। जैसे ही हमने शुगर खाई, जलेबी खा ली आधा किलो, तो इंसुलिन ये जो प्रो इंसुलिन है ये एक्टिव हो जाती है, जो कि दो चेन से बनी है ए और बी। तो बच्चों अमेरिकन कंपनी एली लिली ने क्या किया, उसने क्या किया बच्चों, वो जीन ले लिया। अब ये प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन किससे बनता है, जीन से, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, जीन ले लिया, जो ए चेन बनाया, जीन ले लिया बच्चों जो बी चेन बनाता है, दोनों चेन अलग अलग सिंथेसाइज की, और इन दोनों चेन को बच्चों आपस में फिर डाई सल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया। तो इस तरीके से बन गई बच्चों जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। यस, तो बच्चों ये काम सबसे पहले किया था अमेरिकन कंपनी ने, एली लिली ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों प्रो इंसुलिन और इंसुलिन, मैंने आपको बताया प्रो इंसुलिन में सी चेन एक्स्ट्रा दिख रही है, इंसुलिन में आपको दो ही चेन दिख रही है ए और बी। तो बच्चों जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बना था, किसने बनाया था, अमेरिकन कंपनी 1983 में बनाया था, कैसे बनाया था ये आपके सामने है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। क्या प्रॉब्लम थी, पहले एनिमल से मिलता था जिससे एलर्जी हो जाती थी। होता क्या, इंसुलिन दो चेन से बना होता है ए और बी। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियर्ड किसने बनाया, 1983 में अमेरिकन कंपनी ने। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप सब कर लेंगे। तो लास्ट सबसे मेन टॉपिक, जो चार मेन टॉपिक हैं जिसमें से तीन हम कर चुके हैं, इंसुलिन, आरएनए इंटरफेरेंस, बीटी कॉटन, और चौथा सबसे मेन टॉपिक जीन थेरेपी। नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है। वो जो जीन थेरेपी क्या है, हमने सबने पढ़ा है, हमारी बॉडी के सारे फीचर कौन कंट्रोल करते हैं, जीन्स। अब आपके जीन में किसी में डिफेक्ट आ गया, आपकी बॉडी का कोई जीन में प्रॉब्लम आ गई, तो भाई उस प्रॉब्लम वाले जीन को अगर हम ठीक कर दें या उसको मैनिपुलेट कर दें, मॉडिफाई कर दें, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड जीन थेरेपी। बेसिकली करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन को बच्चों ठीक करना, दैट इज व्हाट वी कॉल जीन थेरेपी। बच्चों फर्स्ट केस जो आया था जीन थेरेपी का वो 1990 में आया था। 4 साल की बच्ची पे पहला जीन थेरेपी की गई थी, और उस लड़की को बेचारी को शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी। और यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, एडीए डेफिशिएंसी क्या होती है, इसके ऊपर हमने पूरा पढ़ना है। यस, फर्स्ट जीन थेरेपी केस कब आया था बच्चों, 1990 में। 4 साल की बच्ची जो कि किससे पीड़ित थी, एडीए डेफिशिएंसी से। अब बात आती है एडीए डेफिशिएंसी है क्या।
नाम से ही पता लग रहा है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। किसकी कमी? एडीए की। अब बच्चों ये एडीए क्या है? एडीए स्टैंड फॉर एडिनोसिन डी एमिनेज। सॉरी बच्चों, ये एक एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज। उस एंजाइम की उस लड़की में, 4 साल की बच्ची में बच्चों कमी थी। ये जो एंजाइम की कमी क्यों थी? क्योंकि बच्चों जो जीन इस एंजाइम को बनाता है, उस बॉडी में वो जीन डिलीट हो चुका था, जिस वजह से वो एंजाइम नहीं बन पा रहा था। अब इस एंजाइम ना होने की वजह से बच्चों उस बच्ची का इम्यून सिस्टम नॉन फंक्शनल हो चुका था। शी इज हैविंग जीरो इम्यूनिटी। बच्चों उसको जीरो इम्यूनो डिसऑर्डर था, उसकी जीरो इम्यूनिटी थी बच्चों। क्यों? समझ गए? क्योंकि बच्चों उसकी बॉडी में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं था, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम डैमेज हो चुका था, वर्क नहीं कर रहा था। और वो एंजाइम क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी बॉडी में जीन नहीं था। बच्चों इस प्रॉब्लम के दो पॉसिबल ट्रीटमेंट थे। या तो हम कर सकते थे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, लेकिन ये दोनों ही मेथड कंप्लीटली क्योरेबल नहीं थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में लास्ट टाइम कि दो पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है एडीए डेफिशिएंसी की, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, लेकिन दोनों ही परमानेंट क्योर नहीं है। तो साइंटिस्ट ने निकाला एक नया हथियार, जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर एडीए डेफिशिएंसी। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। उन्होंने क्या किया बच्चों, जो पेशेंट थी, सपोज करो वो 4 साल की बच्ची थी, तो उसकी लिम्फोसाइट सेल मतलब बी और टी सेल्स, जिनमें वो एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वो जीन ही नहीं है, जीन डिलीट हो चुका है। तो उन्होंने उसकी सेल निकाली, पेशेंट की लिम्फोसाइट सेल निकाली बच्चों बॉडी से बाहर, और उसमें फंक्शनल एडीए जीन डाल दिया बच्चों। फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन इंसर्ट कर दिया उसकी सेल्स के अंदर यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। ह्यूमन बॉडी पे कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? रेट्रोवायरल वेक्टर का। प्लांट के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं बच्चों? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। ये आप सोच रहे होंगे बच्चे ये वेक्टर कहां से आ गया? बच्चों हम कोई भी जीन डायरेक्ट किसी की बॉडी में नहीं डाल सकते। किसी की बॉडी में जीन डालने के लिए हमें वेक्टर चाहिए होता है। तो समझ गए, ह्यूमन बॉडी में कोई भी जीन डालना है, मेरा जीन किसी बॉडी में डालना है, तो वी आर यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। प्लांट के केस में हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। जैसे बीटी कॉटन में हमने जो जीन डाला था बीटी, वो किसकी हेल्प से डाला? एग्रोबैक्टीरियम। तो ह्यूमन बॉडी में वापिस यहाँ पे आ जाओ, पेशेंट की लिम्फोसाइट सेल ली, उसमें फंक्शनल एडीए जीन डाल दिया, और वो जीन क्या करेगा? अब एंजाइम बना देगा, और वो सेल अब दोबारा हमने किस में डाल दी? पेशेंट की बॉडी में। 3 स्टेप ऐसी ली, सेल ली, सेल में फंक्शनल एडीए जीन डाला, सेल को वापस पेशेंट की बॉडी में। तुम बोले ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो बहुत अच्छा उपाय था। नहीं, ये भी बच्चों मेथड सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि बच्चों ये जो सेल्स हैं लिम्फोसाइट सेल, इनका लाइफ स्पैन कुछ ही दिन होता है, तो कुछ दिन बाद ये सेल मर जाती थी। तो फिर जो नई सेल्स बनी है उनमें फिर से हमें वो निकाल के फंक्शनल एडीए जीन डालना पड़ता था। तो इसकी कमी ये थी बच्चों, ये सेल इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, तो इसीलिए हमें बार बार इस प्रोसीजर को दोहराना पड़ता है। पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे सर सॉल्यूशन क्या है? ना तो ये दोनों मेथड इसका सॉल्यूशन, ना ये। बच्चों सॉल्यूशन इसका यही है, अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इस जीन को बॉडी में इंसर्ट कर दें, देन इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। अदरवाइज बच्चों बहुत सीरियस ये प्रॉब्लम है। तो नया बच्चों, अब हमारे ये मेन 4 टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हम 6 एक एक नंबर की मेन बातें करेंगे, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़े 4 टॉपिक है, बीटी कॉटन, इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी, इंसुलिन। ये 4 टॉपिक भाई कच्चे चबा जाना, बार बार सुन लेना, चाहे 2 बार सुन लेना भाई, पक्का कर लेना। 2 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। अब कुछ नहीं आगे, 10 मिनट में बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक एक नंबर की 5-6 बातें आएंगी। चलो शुरू करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है बायोटेक का मोलिकुलर डायग्नोसिस में क्या रोल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको इस टॉपिक को समझने में। बच्चों हमारे इंडिया में क्या सिस्टम होता है? आप बीमार हो गए, सपोज करो मैं बीमार हो गया, क्या करूंगा? मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा कि भैया बुखार हो रहा है, गला खराब है, मेडिसिन दे दो। ले आया, लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, ठीक नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूंगा? दूसरे मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा कि भैया ये मैं बीमार हूं, ठीक है,
आप मेडिसिन दे दो, उससे भी ठीक नहीं हुआ तो मैं फिर तीसरा मेडिकल स्टोर तैयार करूंगा, ठीक है, उससे भी ठीक नहीं हुआ, फिर मुझे लगेगा कि भाई अब तो कुछ सीरियस है, मैं ब्लड टेस्ट कराने जाऊंगा। बच्चों ब्लड टेस्ट कराने गया, उसमें देखा, सपोज करो उसमें टाइफाइड आ गया, तो फिर जाके मैं टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, है ना बच्चों। बट आपको पता है बेसिकली हमारे यहाँ पे अगर बीमारी को डायग्नाइज करना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट। पहली बात तो हम टेस्ट कराते ही नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। और कराते भी है तो ब्लड और यूरिन टेस्ट कराते हैं। क्या आपको पता है ब्लड और यूरिन टेस्ट आर नॉट आइडियल टेस्ट। बच्चों ये टेस्ट प्रॉब्लम को एंड पैथोजन को या डिजीज को तभी डायग्नाइज कर सकते हैं जब वो हाई कंसंट्रेशन में फैल जाते हैं। बच्चों ये आइडियल टेक्निक नहीं है जो कि अर्ली स्टेज पे ही पैथोजन को ट्रेस कर पाए। तो बच्चों ये कन्वेंशनल मेथड्स, इनकी हेल्प से हम अर्ली स्टेज पे बीमारी को नहीं पकड़ सकते। तो बच्चों बायोटेक की हेल्प से हमने वो टेक्निक्स हेल्प कर डिस्कवर करी हैं जो कि बच्चों क्या कर सकती हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकती हैं डिजीज की या पैथोजन की। तो आइए बात करते हैं वो टेक्निक्स, तीन टेक्निक्स है हमारे पास जो कि अर्ली स्टेज पे पैथोजन को डायग्नाइज कर सकती है। तो पहली टेक्निक है बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बच्चों पीसीआर अगले चैप्टर में, जो दूसरा चैप्टर है बायोटेक का, उसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, 3 मार्क्स में पेपर में आएगा ही आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो पीसीआर का यूज है, दूसरे चैप्टर में बायोटेक की पूरी प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों पीसीआर की हेल्प से, ये एक टेक्निक है, दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बच्चों इससे पता है आप क्या करते हो, अगर आपको हल्का सा भी जेनेटिक मटेरियल मिल गया ना तो पीसीआर की हेल्प से उसको थोड़े से को हम इतना सारा बना सकते हैं। और एक तो थोड़ा सा मटेरियल हो, एक इतना सारा, इतने सारे को हम इजिली स्टडी कर सकते हैं ना। तो बच्चों पीसीआर की हेल्प से हम क्या करते हैं, पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा अगर हमें मिलता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं और उसको इजिली स्टडी कर सकते हैं। तो ये पीसीआर का हेल्प है। बच्चों पीसीआर की हेल्प से हम पैथोजन को बहुत वेरी लो कंसंट्रेशन में भी डायग्नाइज कर सकते हैं। कैसे, बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ पैथोजन, पैथोजन के जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करके। सेकंड बच्चों आपने सुना होगा एड्स, पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, एड्स के लिए बच्चों कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट। बच्चों इस चैप्टर में यस वेरी इंपॉर्टेंट, एलिजा टेस्ट का प्रिंसिपल 1 मार्क में पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलिजा टेस्ट। आप कराने चले गए, आपको डाउट है कि एड्स है आपको, तो आप एलिजा टेस्ट कराने चले गए, वो किस पे काम करता है बच्चों, 3 वर्ड में आंसर है, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलिजा टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये क्या मतलब है, ध्यान से समझो भाई, अच्छे से समझ आ जाएगा एड्स का टेस्ट किस बेसिस पे काम करता है। ये तीनों वर्ड याद कर लिए, अब समझ लो। बच्चों सपोज करो किसी पेशेंट को एड्स है, तो डॉक्टर कैसे चेक करते हैं, ध्यान से सुन ला, एड्स है, एड्स का मतलब उसकी बॉडी में एचआईवी वायरस प्रेजेंट है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज को भेजेंगे पेशेंट की बॉडी में जो सिर्फ एचआईवी एंटीजन करती हैं और वो स्क्रीन पे स्टडी कर रहे होते हैं। अब एंटीबॉडीज गई, अगर वो बाइंड कर रही हैं, वो बाइंड किससे करती हैं, सिर्फ एचआईवी से। अगर बाइंडिंग हो रही है तो इट मींस पेशेंट की बॉडी में एचआईवी वायरस है, और अगर नहीं हो तो बच्चों वो एचआईवी नेगेटिव है। बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग के ऊपर टेस्ट बेस्ड करता है। कौन सा टेस्ट, एलिजा टेस्ट, जो कि लो कंसंट्रेशन में भी पैथोजन को फाइंड आउट कर सकता है। तीसरी टेक्निक, मैंने कहा था अब एक एक नंबर की 5-6 बातें रह गई है। पहली बात थी एलिजा टेस्ट का प्रिंसिपल, और दूसरा छोटा सा प्रोब की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोब क्या होता है भूल मत जाना बच्चों, प्रोब इज सिंगल स्टैंडर्ड, ये बात याद रखना हमेशा। एसएस का मतलब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। बच्चों प्रोब क्या होते हैं, दे आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए विच इज रेडियो एक्टिव लेबल। बच्चों ये एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए का भी हो सकता है आरएनए का, जिसकी सीक्वेंस हमें ऑलरेडी पता होता है। सपोज करो इसकी ये सीक्वेंस है, तो बच्चों ये कैसे यूजफुल होता है, ये जो सीक्वेंस है ये किसी का भी सीक्वेंस पता लगा सकती है। सपोज करो हमें पता है यहाँ पे ए है, तो जहां पे भी ए बाइंड करेगा वहां पे टी होगा, जहां पे टी बाइंड करेगा वहां ए होगा।
तो बच्चों प्रोब की हेल्प से हम किसी का भी सीक्वेंस, जेनेटिक सीक्वेंस पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोब इज वेरी यूजफुल। इस टॉपिक में बच्चों ये दो मेन बातें हैं, प्रोब की डेफिनेशन और एलिसा टेस्ट का प्रिंसिपल। अब चलते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक की तरफ, बायोटेक के ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, अब तक ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़े, अब एनिमल। बच्चों वो एनिमल जिसके हमने जीन्स को मॉडिफाई करा है, वो एनिमल जिसके जीन्स को मैनिपुलेट किया गया है, जीन्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बच्चों मेडिकल साइंस बहुत आगे आ गई है, हमने बहुत तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लिए हैं। हमने बच्चों पिग्स, शिप, काउ, रैबिट्स, माइस, मंकी, कैमल, हर तरह के बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं। लेकिन बच्चों जो 95%, बहुत बड़ी बात है, मोर देन 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर माइस। बच्चों 95% से ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं वो माइस बनाए गए हैं। अब बात आती है क्यों बनाए हैं भाई, बेनिफिट्स क्या हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। तो आइए बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो बच्चों बेनिफिट क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से बच्चों हम उनकी एनिमल्स की फिजियोलॉजी और बॉडी की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ पाए हैं। बच्चों हम ये पढ़ पाए हैं कि कैसे एक जीन बॉडी के बिहेवियर को, बॉडी की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, कैसे जीन बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे ग्रोथ करता है, इंसुलिन लाइक फैक्टर हमारी बॉडी में कैसे ग्रो करते हैं, कैसे फंक्शंस को कैटालाइज करते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हमें पता लगता है कि अच्छा इस जीन का ये फंक्शन है, इस जीन में चेंज करने से ये होगा। इस तरह की बातें हमें बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल से पता लग पाई हैं। अब बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हमें डिजीज के बारे में स्टडी कर पाए हैं। बच्चों हमें ये पता लगा कि ओके इस जीन में प्रॉब्लम आने से ये वाले डिसऑर्डर हो रहे हैं, और हमें और मेथड्स भी पता लग रहे हैं कि अच्छा नए नए पॉसिबल ट्रीटमेंट पता लग पा रहे हैं कि इस तरीके से हम इस बीमारी को ठीक कर पा रहे हैं, लाइक कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज। इन सब बीमारियों के बारे में बच्चों हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से पता लगा है, नए नए ट्रीटमेंट खोज पाए हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अब दो बातें जो बताने जा रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों फॉर एग्जांपल हमने बनाया अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्या बनाया, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, जो कौन सी बीमारी को ठीक करता है, एम्फीसीमा बीमारी को। तो एम्फीसीमा बीमारी को ठीक करने के लिए क्या बनाया हमने, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। और दूसरा, दोनों में से एक पक्का आएगा पेपर में, दूसरा बच्चों रोजी। भाई रोजी की तो बात ही अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रोजी देश की पहली ट्रांसजेनिक काउ थी बच्चों। यस गाय है ये, कहीं तुम रोजी के नाम पे कुछ और ही सोचो। रोजी पहली ट्रांसजेनिक काउ थी बच्चों। इस काउ की खास बात पता है क्या है, ये काउ दूसरी काउ से अलग कैसे थी बच्चों, इस काउ का जो मिल्क था वो ह्यूमन बेबीज के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल था। क्यों, क्योंकि इसके पास जो था, इसके मिल्क के पास आई मीन, वो किसी दूसरी काउ के मिल्क के पास नहीं था बच्चों। इसके मिल्क में एक प्रोटीन था, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन प्रोटीन, लगभग 2.5 ग्राम 2.4 ग्राम पर लीटर, जो इसके दूध को मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस बनाता है। बच्चों इसका जो मिल्क है वो मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस है फॉर ह्यूमन बेबीज एज कंपेयर टू अदर काउ मिल्क। तो बच्चों ये दो बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्फीसीमा बीमारी को, जो कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, उसको ठीक करने के लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से मिला अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और रोजी काउ जिसका दूध दूसरी काउ से बेटर है बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। इसके अलावा बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हमें वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी मिलती है बच्चों। ज्यादातर जो वैक्सीन हैं, पहले क्या होता था, मंकी पे टेस्ट होती थी, लेकिन अब ट्रांसजेनिक माइस ने मंकी को काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है, और उनके ऊपर ज्यादातर वैक्सीन टेस्टिंग होती है। लाइक अभी पोलियो की वैक्सीन बच्चों किसके ऊपर टेस्ट हुई थी, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर। किसके ऊपर, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर। ओके नेक्स्ट,
लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया बायोटेक के फायदे, जिसकी वजह से बच्चों हमें इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, इतने फायदे मिले। बट बच्चों इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उन प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारा टॉपिक है एथिकल इश्यू। बच्चों ये जो इंसान है अपने फायदे के चक्कर में प्लांट्स एनिमल्स के जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन हु यू आर, भगवान की जो क्रिएटिविटी है आप उसमें चेंज लाने वाले होते कौन हो। बच्चों ये कहीं ना कहीं गलत है और ये अनरेगुलेटरी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इसके कभी ना कभी बहुत डेंजरस रिजल्ट हो सकते हैं। तो बच्चों इन सारे इश्यूज को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बच्चों, ताकि जो जीएम है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च है वो अच्छे से रेगुलेटेड रहे, वो अनरेगुलेटेड ना जाए, इसके लिए बच्चों इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई बच्चों, इंडिया गवर्नमेंट ने, ताकि सारा जो रिसर्च है जेनेटिकली मॉडिफाइड वो रेगुलेशन में हो। और उस कमेटी का नाम याद रखना बच्चों, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बच्चों कल को आप ही ना स्पाइडरमैन बना दो, बैटमैन बना दो, तो बच्चों कोई भी अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करनी है किसी भी एनिमल में, प्लांट में, तो सबसे पहले आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। बच्चों ये कमेटी देखती है कि जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च है वो ह्यूमंस के लिए नुकसान तो नहीं हो सकता, एनिमल के लिए, प्लांट के लिए नुकसान तो नहीं हो सकता। ये उसकी वैलिडिटी डिफाइन करती है। इसके लिए बच्चों आपको क्या बनाई गई है, GEAC। घुमा के पूछ सकते हैं GEAC क्या होती है और इसका क्या रोल है। नेक्स्ट इज बच्चों बायोपिरेसी। ये भी बच्चों एक नंबर में लास्ट आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बच्चों बायोपिरेसी क्या है, बच्चों बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, बायो रिसोर्सेज का लोग मिस यूज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। बेसिकली मैं बायोपिरेसी समझाता हूँ। लाइक मेरी बुक आ गई है खुद की, ठीक है, अब कोई अगर उस बुक को कॉपी करके अपने नाम से बेचने लग जाए विदाउट माई परमिशन, तो दैट इज बायोपिरेसी। बायोपिरेसी क्या है बच्चों, किसी प्रोडक्ट को यूज करना छिप छिपा के विदाउट ऑथराइज्ड पर्सन, दैट इज कॉल्ड बायोपिरेसी। बच्चों आपकी कोई चीज है अगर उसको कोई बिना आपसे पूछे यूज कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड बायोपिरेसी। बायोटेक में अगर हम बात करें तो बच्चों बायो रिसोर्सेज का यूज करना बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसा कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज विदाउट एनी प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ कंसर्न्ड पीपल और कंट्रीज। बच्चों कंट्रीज या फिर जो कंसर्न्ड लोग हैं जिनको पता होना चाहिए, उनसे बिना परमिशन के बायो रिसोर्सेज का यूज करना, दैट इज व्हाट वी कॉल बायोपिरेसी। इसके लिए बच्चों इन प्रॉब्लम्स से दूर रहने के लिए इंडिया ने पेटेंट इशू किया है। अभी इंडियन पेटेंट बिल भी लॉन्च किया गया है, जिसका ये काम है कि बच्चों पेटेंट क्या होता है, एक पेपर होता है, एक सेट ऑफ पेपर होता है जो आपको आपके प्रोडक्ट का हर तरह का राइट ग्रांट करता है कि आपने इन्वेंट किया है ये प्रोडक्ट तो ये आपका है और इसके कंप्लीट राइट आपके ऊपर आपको दिए जाएंगे। बच्चों पेटेंट को लेके हमारे काफी तरह के इश्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। करंटली बच्चों इंडिया में राइस का केस स्टडी बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है बासमती राइस का। बच्चों मैं बताना चाहूंगा इंडिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। भाई बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब में चावल बहुत उगाया जाता है। भाई इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। बच्चों हमारे देश में लगभग 2 लाख वैरायटी उगाई जाती हैं बच्चों राइस की, और 27 वैरायटी बासमती राइस की उगाई जाती हैं, जो कि जाना जाता है बच्चों अपने पर्टिकुलर एरोमा और फ्लेवर के लिए। बासमती राइस की खास बात क्या है बच्चों, उसका एक पर्टिकुलर एरोमा और फ्लेवर है, उसकी 27 वैरायटी और 2 लाख से ज्यादा वैरायटी राइस की उगाई जाती है। अभी क्या हुआ 1997 की बात है, एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, बासमती राइस का यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से पेटेंट करा लिया। अब वो कंपनी लोगों को मना करने लगी कि अब बासमती राइस आप हमारे परमिशन के बिना नहीं ग्रो कर सकते। जबकि भाई इंडिया में तो बासमती राइस इतना ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है, तो मतलब ही नहीं बनता ना। अब यूएस ने बेमतलब का पेटेंट करा लिया क्योंकि इंडिया का राइस से बहुत पुराना कनेक्शन है। तो इस तरह के बच्चों इश्यूज हमारे चल रहे हैं। सिमिलर अटेम्प्ट बल्कि हल्दी को लेके और नीम को लेके भी दूसरे कंट्रीज ने किए हैं। पता है हंसी वाली बात लगेगी, यूएस बोला कि तुम्हें पता है हल्दी ना घाव
को ठीक कर सकती है। मतलब किसी को चोट लगी है ना तो उसमें हल्दी हेल्प करती है। तो यूएस बोला हमने बताई है ये बात लगभग 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास। इंडिया बोला भाई यहाँ पे जो 100-100 साल की हमारी जो दादी माएँ हैं ना, अगर बेटे को चोट लग जाती है ना तो वो बोलती है हल्दी वाला दूध दो, हल्दी लगा दो। ये बात हमारे करोड़ों वर्षों से चलती आ रही है, हजारों वर्षों से पता है, और आप कह रहे हो। और इस तरह के अटेम्प्ट्स नीम और टर्मरिक को लेके भी किए गए हैं। तो ये था बच्चों हमारा बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। सिमिलर आपको वन शॉट्स और भी मिलते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। सॉरी बच्चों, एक बात बल्कि एक टॉपिक नया और ऐड हुआ है, टिश्यू कल्चर, वो भी बल्कि हम कर ही लेते हैं। तो अभी ये तो समझ आ ही गया होगा आपको टर्मरिक का, और बच्चों नीम वाला भी कहीं ना कहीं तुम्हें पता है नीम को लेके भी क्या अटेम्प्ट किया किसी कंपनी ने, यूरोपियन कंट्री थी, तो उन्होंने नीम के लेके बोला, एक ने पेटेंट करा लिया कि आपको पता है नीम के अंदर ना फंजाई को मारने वाली प्रॉपर्टी होती है, जहां नीम होती है वहां पे फंगस नहीं लगती। अब उनको कौन बताए भाई, यहाँ पे गांव में जाके देखो गेहूं में नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं। जिन बच्चों को एलर्जी हो जाती है गर्मी वाली, नीम के पत्ते पानी में डाल के नहला दिया जाता है बच्चों को, वो ठीक हो जाते हैं। सालों से ये परंपराएं यूज हो रही हैं हमारे देश में। चलिए बच्चों, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है पिछले 2-3 सालों में, बड़ी अच्छी टेक्निक यूज हुई है बायोटेक में, बड़ी पॉपुलर होती जा रही है डे बाय डे। आइए बात करते हैं हम टिश्यू कल्चर की। बच्चों नाम से ही पता लग रहा है टिश्यू कल्चर का। टिश्यू टिश्यू क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ सेल। मजेदार टेक्निक है बच्चों, क्या आपको मतलब एक सेल, प्लांट का कितना बड़ा प्लांट है, हजारों मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है एक प्लांट, लेकिन आप सिर्फ एक सेल या कुछ सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू से, बच्चों उस टिश्यू को अगर आप आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में रख के, सही सारी प्रॉपर कंडीशंस के अंदर रख के, एम्बिएंट कंडीशन में रख के, आप उससे पूरा प्लांट कल्चर कर सकते हैं। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज टिश्यू कल्चर। यस बच्चों, एक सेल से, या फिर मैं कहूं एक टिश्यू से, या फिर प्लांट के बच्चों एक पार्ट से, लाइक लीफ या फ्लावर या रूट का थोड़ा सा पार्ट, उससे बच्चों पूरा का पूरा प्लांट, होल प्लांट जनरेट करना, दैट इज व्हाट वी कॉल टिश्यू कल्चर। बच्चों देखो ये रिएक्शन से समझ आ जाएगा। एक्स प्लांट, बच्चों एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स का मतलब तो तुम सबको पता ही होगा, है ना? अरे मत टॉपिक से कहीं एक्स के बारे में सोच सकते, कहीं और पहुंच जाओ। यहाँ पे हम बात करें एक्स की तो कर रहे हैं, लेकिन एक्स प्लांट, बच्चों प्लांट का प्लांट मतलब, अब वो तोड़ के तो हमारे पास आ गया ना प्लांट। तो बच्चों प्लांट का वो पार्ट जो हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज करेंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्स प्लांट। तो बच्चों एक्स प्लांट या एक सेल से या एक टिश्यू से हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रख के पूरा प्लांट कल्चर कर लेते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। यस, एक्स प्लांट मैंने आपको बता दिया, प्लांट का वो पार्ट जो टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल टिश्यू कल्चर। अब बच्चों आपको मैंने क्या बताया, एक सेल, यार कितनी बड़ी बात है, एक सेल पूरा प्लांट जर्मिनेट कर सकती है। इस सेल की पावर को, इस पोटेंशियल को बच्चों हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? द कैपेसिटी ऑफ सेल टू जनरेट होल प्लांट अंडर न्यूट्रिएंट मीडियम। बच्चों सेल की पावर कि मैं पूरा प्लांट जर्मिनेट कर दूंगी, दैट कॉल्ड टोटिपोटेंसी। बच्चों और आज हम टिश्यू कल्चर के थ्रू हजारों में, प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स, ये बच्चों जो वर्ड लिखा है इसका मतलब है थाउजेंड्स, आज हम थाउजेंड्स के अमाउंट में प्लांट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। बच्चों बहुत कम समय में हम एक हजारों में प्लांट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बाय टिश्यू कल्चर। दिस टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। हालांकि जो टिश्यू कल्चर से जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हो बच्चों, वो जिस सेल से हमने प्लांट बनाए हैं उस सेल से बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, इसीलिए उन प्लांट हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। जितने भी प्लांट बने टिश्यू कल्चर से वो आइडेंटिकल होंगे, क्लोन होंगे, सिमिलर होंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। और बच्चों अगर आपको वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने हैं तो
मेरिस्टेम कल्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरिस्टेम कल्चर की खास बात ये है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट को किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बच्चों? मेरिस्टेम कल्चर से। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ चैप्टर बच्चों, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों सोमैटिक हाइब्रिड्स को फॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिड क्या होते हैं बच्चों? सोमैटिक सेल क्या होती है? नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी सिंपल सेल को हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो बच्चों हमने कोई भी प्लांट की एक सोमैटिक सेल ली और हमने दूसरे प्लांट की एक सोमैटिक सेल ले ली, यस, तो इन दोनों सोमैटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म को अगर हम मिक्स कर दें, क्या दोनों सोमैटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म को जब हम मिक्स कर देंगे तो बच्चों ये जो बनेगा, ये बनेगा हमारा को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है बच्चों पोमैटो। यस बच्चों, जोमेटो तो अभी आया है, पोमैटो पहले आ गया था। पोमैटो क्या है बच्चों? पो आया है यहाँ पे पोटैटो से, और मैटो आया है बच्चों टोमेटो से। तो बच्चों हमने क्या किया? पोटैटो और टोमेटो की सोमैटिक सेल ली और दोनों को मिला के सोमैटिक हाइब्रिड बना दिया, दैट इज पोमैटो। सो बच्चों ये था ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट बायोटेक एप्लीकेशन। फर्दर लेक्चर्स के लिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।